हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की स्ट्रैटेजी लेके आऊं कि किस तरीके से दिसंबर 25 में आप कम मेहनत करके बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जिसमें हर बच्चा यदि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे तो 60+ तो श्योर उसके आने ही आने हैं। बट उससे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उन बच्चों से जिन्होंने हमसे क्लासेस ली और रैंक होल्डर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। तो मैं चाहता हूं कि आप दिसंबर 25 में चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो चाहे फाइनल लेवल पे हैं, यदि बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी इस रैंक होल्डर की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। बट उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर नंबर 12 ग्रुप 2 CMA इंटर। सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका सिलेबस जो इंस्टीट्यूट ने आपको दिया है, यदि आप उस इंस्टीट्यूट के सिलेबस को ध्यान से देखें तो इंस्टीट्यूट ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टोटल सिलेबस 10 मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है। 10 मॉड्यूल में पहला है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा आपके पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, फोर्थ डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ ट्रांसफर प्राइसिंग, सिक्स आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, फिर बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड लास्ट आपके पास है डिसीजन थ्योरी। इन 10 मॉड्यूल को जब मैंने डिटेल में एनालाइज किया तो यहाँ से मैंने एक बुक बनाई आपके लिए ताकि इन 10 मॉड्यूल को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाए। और उस बुक में मैंने इस 10 मॉड्यूल में से 19 चैप्टर आपके लिए तैयार कर दिए हैं। 19 चैप्टर के नाम आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एडवांस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग और एडवांस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या फर्क है। मार्जिनल कॉस्टिंग जो इंटर लेवल ग्रुप 1 में पढ़ा उसे मैंने नाम दिया बेसिक मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और उसका जब एडवांस वर्जन आप पढ़ोगे ग्रुप 2 में आके तो उसको हमने नाम दे दिया एडवांस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। यकीन मानो जिस बच्चे ने एडवांस लेवल ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन यहाँ से कर लिए उसके बिल्कुल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। एग्जाम में किसी भी तरीके का मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ जाए उसे डर ही नहीं लगेगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट आपके पास है मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एडवांस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आपका बजटरी कंट्रोल, एडवांस लेवल ऑफ बजटरी कंट्रोल। यहाँ पर भी बजटरी कंट्रोल और जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रखे हैं। मतलब आपको लगना चाहिए कि ग्रुप 1 से जब मैं ग्रुप 2 पे आया तो ये चैप्टर के नाम मैंने ग्रुप 1 में भी पढ़े हैं, तो क्या ये सेम है, क्या लेवल सेम है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा लेवल अबव है। जब आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, बजटरी कंट्रोल, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए कवर कर रखे हैं। ग्रुप 1 में तो आपके सारे लेवल हैं ही, बट ग्रुप 2 में उससे भी एडवांस लेवल आपको पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग का, फिर डिसेंट्रलाइजेशन, ये थ्योरी पार्ट है, डू पॉइंट एनालिसिस थ्योरी पार्ट है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल जिसके अंदर आपका आता है ROI प्लस RI के क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ठीक है ना। आपके पास है बैलेंस स्कोर कार्ड थ्योरी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपकी थ्योरी है, डिसीजन थ्योरी नाम थ्योरी है चैप्टर का, बट इसके अंदर आपके दो मेन ऐसे चैप्टर हैं जिसमें से प्रैक्टिकल आता है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और आपके पास है डिसीजन ट्री। ये सारी चीजें स्टडी करने के बाद अब मैं आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आपको जब एग्जाम में मिलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आखिरी पेपर होता है आपके पास में, उस पेपर में दो सेक्शन आपको मिलेंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए आपका 30 नंबर का है, 15 MCQ, हर MCQ 2 नंबर का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जितने आते हैं वो सारे करो, जितने आते हैं सारे करो का मतलब जो नहीं आते वो भी करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। कल को आपको मान लो 10 आते हैं सही और 5 नहीं आते तो 5 को भी भैया थोड़ा सा दिमाग लगा के टिक करो। हो सकता है उसमें से 2-3 आपके तुक्के लग जाएं और आपके 6 नंबर आ जाएं, 3 भी ठीक हो गए तो 10 + 3 13, 26 नंबर आपके MCQ से ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, कोई भी MCQ छोड़ना नहीं है। जो अच्छी तरह आते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आते उनको भी जरूर करके आए। सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 7 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, और इनमें केवल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें 2A 2B 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 पूरा 14 नंबर का मिलेगा, 4A 4B आपको 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 14 नंबर का मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 यहाँ पे 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब आपको पेपर को समझना है कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बड़े खतरनाक क्वेश्चन होंगे। खतरनाक का मतलब क्या है? ये 14-14 नंबर के क्वेश्चन होंगे। अब आप सर हमें बता सकते हो कि जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो 14-14 नंबर के आने वाले हैं वो किन चैप्टर से आने वाले हैं? कौन से क्वेश्चन आसान चैप्टर से आएंगे, कौन से मुश्किल वाले से आएंगे, ताकि हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और अपना जो बचा हुआ टाइम है हमारे पास में 75 डेज अप्रॉक्सीमेटली टिल एग्जाम, हम उसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो आज के लिए ये जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है, आपका जो पेपर है वो आपको बहुत आसान लगे, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो, इसी के लिए मैंने ये एनालिसिस आपके लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट नंबर ए सेक्शन ए, जो 30 नंबर का आपका MCQ है।
उस एमसीक्यू को जब मैंने स्टडी किया पिछले 4 अटेम्प्ट के, दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 एंड जून 25 के एग्जाम को जब मैंने स्टडी किया तो मैंने क्या देखा कि हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ ना कुछ एमसीक्यू आपके थ्योरी होते हैं। तो जो एमसीक्यू प्रैक्टिकल आ रहे हैं वो आपके 6 से 9 प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब 6 का मतलब क्या हुआ, 12 नंबर से 18 नंबर तक के आपके एमसीक्यू प्रैक्टिकल आ रहे हैं और 12 नंबर से 18 नंबर के बीच के एमसीक्यू आपके पास क्या आ रहे हैं, थ्योरी। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि 6 प्रैक्टिकल आ रहे हैं तो 9 आपका थ्योरेटिकल एमसीक्यू होंगे। यदि आपके 7 प्रैक्टिकल एमसीक्यू हैं तो आपका 8 क्या हो जाएगा, थ्योरी एमसीक्यू हो जाएंगे। मतलब टोटल आपके एमसीक्यू 15 रहेंगे। इतना आप ध्यान दीजिए, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू क्या हो सकता है, थ्योरी एमसीक्यू क्या हो सकता है, इस तरीके के पॉइंट आपके मन में आते हैं। तो यदि मार्जिनल कॉस्टिंग को मैं एग्जांपल लेके चलता हूं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यदि बीईपी सेल आपसे कैलकुलेट करवाते हैं, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर दो, आपके पास बीईपी सेल अमाउंट में आ जाएगा, तो उसे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आपसे पूछें भाई कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे आपको कई ऑप्शन दे रखे होंगे जिसमें से आपको राइट ऑप्शन ढूंढना है। यदि उसमें कोई आपको वैल्यू पुट नहीं करनी, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो आपके लिए थ्योरी एमसीक्यू माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, सेक्शन ए में आप हमें बता सकते हो कि जो हमारे एमसीक्यू आएंगे उनके कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग में, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, आरओआई, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, लर्निंग कर्व एंड डिसीजन थ्योरी, इन सभी चैप्टर में से ये आपके पास हो गए करीब 10 चैप्टर। इन 10 चैप्टर से ही आपके क्या आने हैं, प्रैक्टिकल एमसीक्यू आने। थ्योरी एमसीक्यू सर किसमें से आएगा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी, इन्हीं में से आपके थ्योरी एमसीक्यू आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए किसमें से थ्योरी एमसीक्यू आएंगे, किसमें से प्रैक्टिकल एमसीक्यू आएंगे। कुछ ऐसे चैप्टर है जिसमें से दोनों आते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में दोनों चीजें आती हैं। बजटरी कंट्रोल की बात करें तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यदि हम डिसीजन थ्योरी की बात करें तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बात करें तो दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4-5 चैप्टर के नाम मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके प्रैक्टिकल एमसीक्यू प्लस थ्योरी एमसीक्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इन पे ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, जब हम सेक्शन बी, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को समझना पड़ता है भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दे रखा है। तो क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो यहाँ पे, भैया आज ये स्ट्रेटेजी आपकी हेल्प करने के लिए तो बनाया गया है। इस स्ट्रेटेजी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक 7 क्वेश्चन आपके पास आते हैं, उनमें कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको वो कौन से 5 क्वेश्चन जो आपके लिए लक्की साबित होने वाले हैं, जिससे आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं, इंटर से फाइनल में फटाफट पहुंचने वाले हैं और आपका ग्रुप आसानी से क्लियर हो जाएगा। उसमें सबसे पहले हम देखते हैं दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24 और जून 25 के जो 4 पेपर हो चुके हैं आपके एग्जाम में 2022 सिलेबस के, मैंने उनको बेस लेकर उनका स्टडी किया और मैंने यहाँ पे क्या पाया, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें 2 पार्ट आते हैं, 2A 2B। जो 2A है वो आपका आता है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्योरी। यहाँ P और T का मतलब क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल है और ये आपका थ्योरी है। सभी केस में हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 7 नंबर का 2A थ्योरी क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमेशा 7 नंबर का क्या आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसका ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि जो बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करता है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का एक 7 नंबर का थ्योरी करेगा और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, जो 14 नंबर का आता है वो किस में से आता है, एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में बहुत तरीके की डिसीजन मेकिंग होती है, मेक एंड बाय होता है, ठीक है ना, शट डाउन होता है, कंटिन्यू होता है, एक्सपोर्ट ऑर्डर, इस तरीके के बहुत सारे चीजें जो मैंने ऑलरेडी आपको अपनी पेड क्लासेस में बहुत डिटेल में करा रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4A, जो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का है, हर बार 7 नंबर का आता है। तो मैं आपके लिए बताने वाला था कि यहाँ जो एनालिसिस मैंने आपके लिए की हुई है, इस एनालिसिस को जब डिटेल में आप समझेंगे तो आपको यहाँ पे क्या पता लगने वाला है, यार कौन सा चैप्टर श्योर 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है, कौन सा है अभी आपको पता लगने वाला है। तो एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब डिसीजन मेकिंग से 14 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो जिस बच्चे का डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, भैया क्वेश्चन नंबर 3 उसी के लिए बना है। क्वेश्चन नंबर 4A आ जाए, मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिक सा आता है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। 4B एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, नॉर्मल डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में ज्यादा आसान क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। इसका मतलब इंस्टीट्यूट की नजर में बजटरी कंट्रोल ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे उन्होंने बजटरी कंट्रोल को बहुत ज्यादा वेटेज दिया है, 14 नंबर की वेटेज क्वेश्चन नंबर 5 में ही दिया सिर्फ आपके लिए। अब आ जाओ 6A और 6B में। 6A में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 7 नंबर का फिक्स है,
बजटरी कंट्रोल फिर से 7 नंबर का, इसका मतलब बजटरी कंट्रोल 14 और 7 21 नंबर की वेटेज रखता है। ऐसी डिसीजन मेकिंग 14 प्लस 7 कितने की वेटेज रखता है, 21 नंबर की। तो आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा यार कौन कौन से चैप्टर तो मुझे 100% करके जाने हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, 2 पार्ट है, 7A 7B। तो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट ये आपका एक मॉड्यूल है, इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं, या तो आपका आता है RI निकालने के लिए, ROI निकालने के लिए, या इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का क्वेश्चन आता है, या फिर आपका लर्निंग कर्व का क्वेश्चन आता है। इसका ना 3 चैप्टर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8A एंड 8B। 8A डिसीजन थ्योरी, तो लास्ट के 2 टॉपिक थे, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन मेकिंग किसमें आता है आपका, डिसीजन ट्री। उनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा 7 नंबर का। और 8B रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का प्योर थ्योरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉर्मली 2 क्वेश्चन आपके थ्योरी आते हैं। यदि मैं 23, 24 और दिसंबर 24 की बात करूं तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से 7 नंबर का एक आपको क्वेश्चन मिलेगा थ्योरी का, और एक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से मिलेगा। लेकिन जून 25 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि 3 थ्योरी क्वेश्चन कर दिए। आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग वो तो है ही जैसे पहले थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में जो आपका दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते थे, उसमें से एक क्वेश्चन इन्होंने क्या दे दिया, थ्योरी। तो उसका ना वेटेज तो चैप्टर की वही रहेगी, बट उसमें प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी भी आ सकता है। तो इस एनालिसिस से मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ कि रिमेनिंग 75 डेज में आपकी पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें किस चैप्टर पे आपका फोकस ज्यादा होगा, किस चैप्टर पे आपका फोकस कम होगा। अब इस बात को समझने का टाइम आ गया। देखिए भाई आगे सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव पार्ट, आउट ऑफ 7 आपको केवल कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, 5 क्वेश्चन 70 के हो गए। सर जिस तरीके से आपने हमें एमसीक्यू के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल और थ्योरी चैप्टर बताए थे, क्या आप हमें डिस्क्रिप्टिव के थ्योरी और प्रैक्टिकल के इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकते हो? बिल्कुल। प्रैक्टिकल चैप्टर आपके पास में वही 10 है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ROI, रेजिडुअल इनकम, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, लर्निंग कर्व एंड डिसीजन थ्योरी। इन 10 चैप्टर में से ही प्रैक्टिकल आने हैं। थ्योरी कौन से हैं? थ्योरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थ्योरी के लिए लिमिटेड है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इन्हीं में से आपको 7-7 नंबर के थ्योरी क्वेश्चन मिलने हैं। बाकी थ्योरी आपको किसी चैप्टर की करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, सर आपने अब अगला काम हमारे लिए क्या करके देना है? मैंने कहा क्या करके देना भाई? सर आप हमें ये बता दो कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें 100% 2-2, 3-3 बार जरूर करके जाना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे आपका प्रैक्टिकल आने आना है। सर क्या आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं? भैया स्ट्रैटेजी का पर्पज ही यही है, मुझे ये बताने कि 75 दिन में आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उनमें कौन से चैप्टर को पहले करना है, कौन से को बाद में करना है, किसको करना ही नहीं है या किसको कम करना है, ये सब चीजें आज 75 डेज की स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, चैप्टर नेम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 100% एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 2B। फिर आपके पास में आता है डिसीजन मेकिंग, क्वेश्चन नंबर 3 में 100% 14 नंबर का। 4A में मार्जिनल कॉस्टिंग है और 4B में आपके पास है डिसीजन मेकिंग। हाँ जी, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आपको अच्छा खासा फोकस करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके लिए काफ़ी लेंथी टॉपिक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्लासेज हैं यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में वो हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। 13 लेक्चर हैं, एक लेक्चर 2 घंटे का है, अप्रॉक्सीमेटली 26 घंटे का टाइम आपकी लाइफ में यूज होगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कई बार 14 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है और 7 नंबर का तो आते ही आता है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 14 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन नंबर 6 में भी 7 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, तो भैया 21 नंबर का पेपर आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से मिलेगा। अब बच्चे पूछते हैं जब मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो ग्रुप 1 में भी पढ़ा है, तो क्या हमें ग्रुप 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं है? अरे क्या बात कर दी भाई आपने, वहां पर बेसिक है, यहाँ एडवांस है, बेसिक प्लस एडवांस दोनों आपको पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, बेसिक में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एडवांस से पूछा जाता है, कई बार दोनों में से पूछ लिया जाता है। तो भैया आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते, इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी बुक में एडवांस को थोड़ा सा अलग करके समझाने की कोशिश किया, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए बेसिक तो कोई भी कर सकता है, एडवांस हर बंदे के बस की नहीं है। तो आगे नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल में 2 चीजें आती हैं, ROI प्लस RI, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आपका डिसीजन थ्योरी जो लास्ट आपका मॉड्यूल था इंस्टीट्यूट का, उसमें 4 यूनिट थी, उसमें डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन ट्री, इनमें से भैया एक ना एक क्वेश्चन तो आने ही आना है। और लास्ट आपके पास है लर्निंग का। अच्छा सर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं? ट्रांसफर प्राइस हो गया, मार्जिन वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एडवांस लेवल ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं आता। तो आप यहाँ पे इनकी
एक एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे काम चल जाएगा। लेकिन पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, इन्हें तो कम से कम एग्जाम में आपको जाने से पहले 3 से 4 बार करना ही है। 3 से 4 बार बोलूंगा मतलब 2 से 3 बार तो आपको करना ही करना है। और जिन बच्चों ने दिसंबर 25 में एग्जाम देना है उनके लिए तो भैया हम बहुत अच्छा ऑफर लेके आए हैं। क्या अच्छा ऑफर लेके आए? आप मात्र 499 में ये सारी चीजें विद पीडीएफ, जीडी लिंक विद पीडीएफ खरीद सकते हैं। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कितनी बार एग्जाम में करने हैं? कम से कम 3 से 4 बार। और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर यदि आपने 1 या 2 बार भी कर लिया तो बहुत है। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर में किसको पहले करना है, किसको बाद में करना है? तो भैया देखो, एक्टिविटी आपको सबसे पहले करना है। जब इसका भी हम नंबर डाल देते हैं, ये सबसे पहले करना है। मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। आपके पास में बजटरी कंट्रोल, एडवांस लेवल ऑफ बजटरी कंट्रोल, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, डिसीजन ट्री, ये नंबर 1 पे हैं। इनके बाद जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आप इनको चाहो तो नंबर 1 लिख सकते हो। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं आपके पास में, ठीक है ना, वो आपके पास में आ जाएंगे सेकंड नंबर पे। शुरुआत किससे करें? पहले 1 नंबर वाले चैप्टर से करें, फिर 2 नंबर वाले चैप्टर से, और फिर ये 3 नंबर वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, इतना सब कुछ बता दिया। सर जो लेक्चर्स हैं उनकी ड्यूरेशन क्या है? तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के मेरे 7 लेक्चर हैं। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के लगभग मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा रखे हैं, पास पेपर कवर करा रखे हैं। आपको इनके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यकीन मानो, जो भी बच्चा हमारे लेक्चर से पढ़ के जाता है अराउंड 70 to 80% पेपर में सेम क्वेश्चंस उनको मिलते हैं। आप किसी भी बार के पेपर को चेक कर सकते हैं। आपको इनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस करो यार, जरूर मेहनत करनी पड़ेगी। खाली बुक ले, क्लासेस परचेस करके कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप अपना टाइम डिवोट नहीं करोगे। अब आपको मैंने यहाँ पे हर चैप्टर की ड्यूरेशन भी बता दी। आपके पास जो रिमेनिंग टाइम है उसमें से डेली आपको 4 घंटे का टाइम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए निकालना है कम से कम, यदि किसी बच्चे ने अभी तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू ही नहीं किया। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू कर दिया है लेकिन उन्हें कुछ चैप्टर में दिक्कत आ रही है। तो भैया ये जो 1 कैटेगरी वाले चैप्टर हैं, फिर 2 कैटेगरी वाले हैं, फिर 3 नंबर वाले हैं, आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना है। 1 नंबर वाले को पहले करें। यदि 1 नंबर वाले आपके हो चुके हैं तो 2 नंबर और 3 नंबर वाले पे जाएं। यदि 1 वालों में दिक्कत आ रही है, हाँ जी, पहले 1 वाले पे फोकस करें, फिर 2 नंबर वाले पे, फिर 3 नंबर वाले पे। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट फॉर दिसंबर 25 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं आपके लिए बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर से पास हों और आपके सारे सपने क्या हो जाएं, पूरे हो जाएं। बाय बाय, फिर मिलते हैं।